आई एम विजिबल, इट्स ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या बात करने वाले हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। भैया देख लेते हैं आप लोग को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। देखो 10th वाले बच्चों की तो बहुत भारी डिमांड थी, है ना, सभी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, है ना, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स पर वीडियोस थे, है ना। इसको मैं लगा ही लेता हूँ, नॉट कंफर्टेबल ऑन दिस वे, इट इज कंफर्टेबल, ओके। चलिए, तो 10th वाले बच्चों की बहुत ढेर सारी डिमांड, सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ा रहा था। और भैया देखा कि जो हमारे ऑफिस में जो लिस्ट लगी रखी है उसमें सब 10th वाले ही हैं, 12th वाले हैं ही नहीं। तो 12th वालों से भैया वो लिया गया, वोट किया गया, तो 12th वालों ने कहा भैया ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। जब पढ़ाना था तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, किए ही नहीं। अब चलो मैराथन क्लास चलते हैं, जल्दी से मैराथन क्लास देखते हैं, ठीक है। देखो आज के इस वीडियो में, ओ इंग्लिश से लिख दिया मैंने तो, है मेरे को इंग्लिश आती है। देखो अब आप लिखना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 2, कितने बज रहे हैं? रात के 2 बज रहे हैं। आंखें बिल्कुल फटी फटी दिख रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग को वीडियो जल्दी से लाइक कर देना, फटाक से जल्दी से लाइक करो। आप लोग भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, सच में भूल जाते हो, पक्का भूल जाओगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते वक्त ना बच्चे उस घंटी को दबा लेना, ठीक है। वो घंटी बहुत काम की है ना। जैसे बायोलॉजी पढ़ाने के लिए तुम लोग का बायो अमन तुम लोगों के बहुत काम का है ना, उसी तरह सब्सक्राइब करते वक्त ना वो घंटी बहुत काम की है। घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावनाएं लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आने को रहती हैं, है ना। यानी कि आपका इस वीडियो के अंदर मानव स्वास्थ्य एवं रोग का क्या होगा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का फुल रिवीजन होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग का इस वीडियो के अंदर आपका फुल रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब फुल रिवीजन होगा भैया तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट से एक मैसेज आता है और वहाँ से ये बताया जाता है कि भैया आपके ऑडियंस ना 70% ऑडियंस आपको सर सब्सक्राइब नहीं करती है, लेकिन वॉच आपको 80% करती है। एक ऑडियंस 80% वीडियो आपका देखती है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करती है। सब्सक्राइब के पैसे थोड़ी ना लगते हैं जी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नहीं करोगे? जल्दी से कर दो, सब्सक्राइबर के पैसे नहीं लगते, पैसे लगते तो तुम लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, है ना। चलो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका फुल रिवीजन आपके इसमें होने वाला है, ठीक है। ये मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ढेर सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। जितना भी इस चैप्टर से आपका डाउट रहा होगा वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वन शॉट वीडियो को देखा होगा। क्या देखा होगा? वन शॉट वीडियो को देखा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई गई है। मैं एक दिन चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि क्लास 12th बायोलॉजी की एक अलग से प्लेलिस्ट है और क्लास 12th बायोलॉजी के उसमें सभी लेक्चर्स जाते हैं और एक क्लास 12th बायोलॉजी वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग से वन शॉट वीडियो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग जा करके चेक करना, ठीक है। और यदि आप लोग को हमसे जुड़ना है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो वगैरह आप लोग जा करके ये जो एक आप लोगों का नाम है ना जो आप लोगों ने बड़े प्यार से दिया है, क्या दे रखा है? बायो अमन, है ना। मतलब मैं बायोलॉजी पढ़ाता था तो बायो अमन हो गया, तुम लोग को अच्छे समझा देता तो बायो अमन हो गया, है ना। अरे ठीक है यार, अच्छा लगता है अपने को बायो अमन। ये टी शर्ट है ना, बोलते हो कि बहुत दिन से ये टी शर्टिया में पढ़ा रहे हो भैया, है ना। ये टी शर्ट प्रिंट आउट के लिए गई लेकिन वो प्रिंट वाले थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहे हैं, इस वजह से भी हो नहीं पाए, ठीक है। एक ही कपड़े पे गरीब लोग एक ही कपड़े पे पढ़ाते हैं, है ना, वो अमीरों की पहचान होती है। इधर फ्री में एजुकेशन, सबको एजुकेशन पहुंचेगी, ठीक है। कोई बड़ी कोचिंग में हम इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, अपना यही चलेगा। तो देखो ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए। और अगर इंस्टा, फेसबुक और भी सोशल हैंडल से आपको जुड़ना है तो आप लोग यहाँ पर जाकर के वो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के हुए फुल्ली जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन क्लास को। और इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए आज अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पर आज डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। फुल मैराथन क्लास आप लोगों की होने वाली है। इसके पहले देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के 1 by 1 लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और उसके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का आप लोगों के लिए 1 शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और 1 शॉर्ट वीडियो को भी देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना होगा, ठीक है। और आपको बताते चलें कि क्लास 12th बायोलॉजी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं हमारी बायोवन टीम के द्वारा, वो क्वेश्चंस का वीडियो ना आपके चैनल पर अपलोड है, ठीक है। और वो चैनल पर अपलोड होने के बाद आप प्लेलिस्ट पर आप लोग जा कर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। आज की मैराथन क्लास में अपन लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है। तो देखो भैया पहला क्वेश्चन आता है HIV का पूरा नाम क्या होता है। तो देखो HIV एक वायरस होता है और HIV फैलता है, ये जो इसके अंदर वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है RNA, ठीक है। वो जो HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो होता है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। HIV का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV जिसके अंदर होता है, कौन सा रोग होता है, वो होता है एड्स। क्या होता है, एड्स। एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड फिर आगे ये इतना है, ठीक है, IDS, ठीक है, सिंड्रोम होगा ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ये RNA याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपसे घुमाएगा फिर आएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग तो बताओगे ना कि भैया बायो अमन से, ठीक है, और वो भी बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, कोई भद्दे से टीचर से नहीं पढ़ के आए हैं ना, जो बिल्कुल बोरिंग पढ़ाता, उससे तो हम पढ़ के आए ही नहीं हैं, हम बायो अमन से पढ़ के हैं, ठीक है। और इस बार का बच्चे टारगेट आप लोग का 90+ होना चाहिए, ठीक है। मैं खुद मिलने आऊँगा सबसे, ठीक है, 90+ होना चाहिए आप लोगों का टारगेट, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है। मलेरिया रोग है, उसके कारक का नाम लिखना है ना, उसके प्राणी वैज्ञानिक नाम का नाम लिखना है। एक अमीबी पेचिस रोग है, वो किसके द्वारा फैलती है ये लिखना है, मतलब किसके द्वारा फैलती है ये लिखना है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसकी कई जातियाँ होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स व अन्य जातियाँ, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ना, तो ये होते हैं सब, क्या होते हैं, ये प्लाज्मोडियम के अंतर्गत आता है। इसका प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या होगा, प्लाज्मोडियम। जो अमीबी पेचिस होती, मैंने आपको पढ़ाया था, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना। एक इंट अमीबा झिनझिन वैलिस करके बताया था, है ना। बताओ, रिवीजन करो भैया, रिकॉल करो, याद करो, सारी चीज़ों को भूल रहे हो, तमाचा पीटेंगे। अमीबी पेचिस किसके कारण से होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि बी लिम्फोसाइट के कार्य बताओ। बी लिम्फोसाइट जो होती है उनके कार्य बताना है आपको। लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। तो लिम्फोसाइट मतलब कि जो जीवाणु बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लिम्फोसाइट ब्लड से छट जाते, ब्लड से छटे हुए तरल पदार्थ होते हैं जो लसिकाणु के अंदर पाए जाते हैं। और लिम्फोसाइट मतलब WBC पढ़ाया था ना, WBC वाइट ब्लड सेल, मतलब ये एक मतलब एक अटैक वाला क्षेत्र होता है, यहीं पे अटैक काम होता है ना, लड़ाई दंगा का काम इसमें यहीं होता है। तो लिम्फोसाइट क्या होता है कि ये कोशिकाएं तरल प्रकृति की प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं करती हैं, है ना। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं मतलब कोई बैक्टीरिया अंदर घुस रहा है, उसको पकड़ के पीटने का काम करती हैं, उसको कूटने का काम करती हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं करती हैं, क्लियर है, ये रिस्पॉन्स करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इसके रोगवाहक परपोषी का नाम बताओ। ट्रिपैनोसोमा मैंने आपको बताया था, ये जब नाम लेते हैं तो नींद आने लगती है ना, निद्रा है ना, निद्रा। ट्रिपैनोसोमा मतलब निद्रा रोग, ठीक है। और देखो ट्रिपैनोसोमा से अफ्रीका निद्रा रोग नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न होता है।
और बच्चे इसका वाहक क्या होता है, तो वाहक होता है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। बताओ, ये क्वेश्चन यार मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग को, MCQ के अंदर बहुत आता है, एक एक नंबर में, है ना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में हैं, ठीक है। इनमें से आप बड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, इनमें से आप बड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हो। चलो, यहाँ तक क्वेश्चन हुई आपके क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे, ठीक है, और बना लो 90+ का टारगेट होना चाहिए आप लोग का। इस बार बोर्ड क्या करना, इस बार बोर्ड का जो मिशन होना चाहिए वो 90+ का होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सब कुछ देखे हो, देखो आप लोग प्लेलिस्ट पर जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट पर आप लोग को सभी वीडियो मिलती, वहाँ पर देख लिया करो। और आपको बता दें कि यदि आपको कोई भी टॉपिक बायो 1 से पढ़ना है तो सबसे पहले आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे यूट्यूब पर, उसके बाद आप लोग लिख देंगे बायो अमन, ठीक है। अगर हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाए होंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, पहले ही सर्च बॉक्स पे आ जाएगा, वहीं पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है। जो वायरल रोग होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है, एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है। वायरल रोग क्या होते हैं, मतलब जो संचरित होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, बॉडी फ्लूइड के टच होने से, ठीक है, और गंदे ब्लड के टच होने से, सुई और नीडल से, सेक्सुअली एक्टिविटीज़ से, ठीक है, उनको बोलते हैं वायरल रोग, ठीक है। और इनमें से कौन सा बताओ जिसका पूर्ण इलाज असंभव, पूर्ण इलाज संभव नहीं। भैया हमने आपको पढ़ाया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। देखो, वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, वायरल वायरस, याद करो वायरल रोग क्या होते हैं, वायरस होते हैं, है ना, कहते हैं ना वायरल फीवर हो गया, है ना। देखो, तो वे रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे वायरल रोग कहते हैं। और एड्स एक ऐसा प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है। देखो, एक बात बता दूं आपको, जिसको एड्स हो जाता है वो एड्स से नहीं मरता है। एड्स करता क्या है, तो एड्स या फिर HIV हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से हमें खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार होने लगती है और इसी छोटी छोटी रोगों से हम मर जाते हैं, ठीक है। यही होता है एड्स के अंदर। तो इसके लिए बहुत ढेर सारे मेथड्स होते हैं। चलिए, 6 नंबर क्या है, पीलिया रोग क्या है या क्यों होता है। पीलिया भैया हो गया, पीलिया मतलब हो गया ज्वाइंडिस, है ना, ज्वाइंडिस मतलब पीलिया। ये कहाँ से होता है, ये होता है यकृत से, है ना, यकृत से होगा, ठीक है। देखो, तो पीलिया एक विषाणु जनित यकृत रोग होता है। पीलिया क्या होता है, एक विषाणु जनित यकृत रोग होता है और यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ाने व कमजोर व तिल्ली बढ़ने के कारण होता है। जो तिल्ली पाई जाती है ना, जिसको अपन लोग स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन, उसके बढ़ जाने के कारण से क्या होता है, तो उसके बढ़ जाने के कारण से होता है पीलिया रोग, जिसको अपन लोग ज्वाइंडिस बोलते हैं, ठीक है। और ज्वाइंडिस से एक बात क्लियर रखना कि ज्वाइंडिस किसको होता, मतलब कहाँ से ही संबंधित है, तो ज्वाइंडिस संबंधित है हमारे लीवर से। कहाँ संबंधित है, वो संबंधित है हमारे लीवर से, यकृत से। और देखो, एक बात बता दें आपको, जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लीवर के अंदर हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी, हिपैटिक सेल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु के नाम लिखिए। फाइलेरिया रोग भैया किससे होता है, वुशेनिया वैनोक्राफ्टी मैंने बताया था, वो एक निमेटोडा होता है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। देखो, जो फाइलेरियासिस क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, ठीक है, हाथी पाँव, फील पाँव, है ना। तो ये हाथी पाँव और फील पाँव रोग किसके द्वारा होता है, तो हाथी पाँव या फील पाँव रोग जो होता है वो होता है वुचेरेरिया वैंकोक्राफ्टी, ठीक है, वुचेरेरिया वैंकोक्राफ्टी। मैं इसको थोड़ा गलत पढ़ा करता हूँ, ठीक है। निमेटोडा, ये एक निमेटोडा होता है, ठीक है। और इसका वाहक क्या होता है, तो इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर भैया, क्यूलेक्स, फाइलेरिया क्यूलेक्स, ठीक है। देखो, क्यूलेक्स मच्छर जब काट लेता है तो क्या होता है, एक पाँव होता है ना बिल्कुल हाथी की तरह वो फूल जाता है, और दूसरा पैर क्या होता है, वो बिल्कुल
मतलब बिल्कुल सिंपल रहेगा वो, है ना, कुत्ते की तरह, है ना, और एक पैर हाथी की तरह। मतलब एक जानवर ऐसा बना दो, उसका एक पैर बिल्कुल कुत्ते की तरह, एक पैर हाथी की तरह, बताओ, उससे होगा फाइलेरिया रोग। क्लियर है? ऐसे सोचो एक मच्छर फैला देता है, एक क्यूलेक्स मच्छर की काटने की वजह से ये रोग हो जाता है। ठीक है, आगे आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले यौन संचरित 3 रोग के नाम बताइए। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? लैंगिक संपर्क से, ठीक है, लैंगिक संपर्क मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान फैलने वाले कौन से रोग हैं, है ना, यानी कि यौन संचरित रोग कौन से हैं। देखो, तो लैंगिक संपर्क से फैलने वाले मैंने आपको बताया एड्स होता है ना, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लैंगिक संपर्क से फैलती हैं। क्लियर है? तो देखो, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले एड्स, सिफिलिस तथा गोनोरिया हैं। ठीक है, एड्स किससे होता है? HIV होता है, सिफिलिस, है ना, गोनोरिया निसेरिया गोनोरियाई, सिफिलिस ट्रैपोनेमा पैलिडम, है ना। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? मनुष्य में अतिसार, है ना, अमातिसार, है ना, अमातिसार या तो अमीबा अतिसार रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो अमीबा अतिसार होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ठीक है, अमीबी अतिसार किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। इसे हम या तो फिर अमीबी पेचिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबी पेचिस भी इसको अपन लोग बोलते हैं। क्लियर है? देखो, हाँ, ये अमीबी डिसेंट्री उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन रोग का संचरण कैसे होता है? जो अमीबा तिसार होता है और एस्कैरिस होता है, इन रोगों का संचरण कैसे होता है? देखो, अमातिसार और एस्कैरिस दोनों रोग दूषित जल, कच्ची सब्जियां, गंदे जल से होने वाले रोग हैं। अगर दूषित जल आप प्रयोग कर रहे हो या फिर आप कच्ची सब्जियां बाजार में, कुछ गंदे लोग की आदत होती है, वो बाजार जाते हैं ना, मार्केट की तरफ जाते हैं। तो मेरे साथ एक लोग रहते थे, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो देखो, मार्केट जाया करते तो वहाँ पे जो भी चीज़ वो ठेले वाले लगाते हैं ना, 4 गाड़ी वाले, तो उधर ही से उस जो भी सामान लेते हैं तो उसको उठा करके तुरंत वहीं पे खाने लगते, देखने लगते। अबे कमीने, पहले समझ उस चीज़ को, गंदी सब्जी, डिसेंट्री हो गया, है ना, स्कैरिस तेरे अंदर पहुँच गया, है ना, क्या हालत होगी तेरी। लेकिन उसको भैया उसने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ ही नहीं रखा है ना। जब वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नहीं पढ़ रखा है तो कहाँ से कुछ सीखे, है ना, जाहिर सी बात ही। चलो फिर आ जाओ भैया, देखो, ज़्यादा लोग को सिखाना भी गलत बात होता है ना, नहीं लोग फिर बेइज्जती करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या होता है? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 जीवाणुओं का नाम लिखिए। जीवाणु बोल रहा है, जीवाणु का मतलब क्या बोल रहा है? बैग बोल रहा है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया बोला है। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 जीवाणु का नाम लिखे। तो देखो, पहला है विब्रियो कॉलेरी तथा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। विब्रियो कॉलेरी क्या होता है? कॉलरा का बैक्टीरिया होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या उत्पन्न करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, कॉलरा इसको हैजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरी तथा डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु मनुष्य में क्रमशः हैजा व न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? तो ये मनुष्य में क्रमशः हैजा और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2014, 15 के अंदर इसे पूछा गया था। ठीक है, झारखंड बोर्ड है। ठीक है, देखो, इंटरफेरेंस, अभी एक बच्चा है हमारा CG बोर्ड का, है ना, आई होप वो देख रहा होगा, लव मिश्रा करके। ठीक है, तो वो बच्चा फ़ोन करता है, सर बताता है, सर मेरे पास में, लेकिन उसका तो हो गया, सर बताता है, सर मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, है ना, उसकी जो भी रही हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो वो सर उसको इंटरफेरेंस नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तो आपका लेक्चर देख रखा था, 1 शॉट वीडियोस देख रखे थे, तो मेरे को सब पता था। इंटरफेरेंस बिल्कुल सिंपल चीज़ें तुम लोग को नहीं पता है, कहाँ से तुम लोग आगे बढ़ोगे बताओ। इंटरफेरेंस सच बताना, किसको नहीं पता नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, और आपको बता दें कि जो हमारी टीम है वो सभी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, आपके कमेंटों का जवाब देते हैं, आपके जायज़ कमेंटों का जवाब देती है। ठीक है, तो कृपया करके कोई अभद्रता तरीके की हरकतें ना करें। कृपया करके जो नंबर दिया गया है आप लोगों को, आप उसमें समय समय पर आप जानकारी लेते रहें, लेकिन कोई भी गलत क्वेश्चन के लिए आप फ़ोन ना ही करें, लोग को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, देखिए इंटरफेरेंस क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो देखो, इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस एक प्रोटीन अणु होते हैं, पहली बात, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं? तो इंटरफेरेंस एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है,
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। इनका जो संश्लेषण होता है वो जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तब होता है ना। जब कोई कोशिका है वो विषाणु से संक्रमित हो गई तो इंटरफेरॉन्स बनेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये समापवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने हेतु सहायक होते हैं, ठीक है। और उसी जो सेम कोशिकाएं होती हैं उनको बचाने के लिए ये सहायक होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो प्रियॉन्स ये संक्रामक प्रोटीन है। प्रियॉन्स क्या हैं, तो ये संक्रामक प्रोटीन है। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। ये संक्रामक प्रोटीन होते हैं और ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सोच लो, संक्रामक प्रोटीन और जो प्रियॉन्स है ना अभी कहाँ पे हैं, ये अभी आइस के अंदर दबे हुए हैं। अब होने वाला जो अगला खतरा होगा ना प्रियॉन्स को, कोरोना वायरस से ज़्यादा होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये उच्च ताप और विकिरण से अप्रभावित होते हैं। और हमें पता है पृथ्वी पर उच्च ताप है और रेडिएशन तो भर भर के पड़ रखा है ना। तो सोचो ये कैसे है ना अटैक करेंगे, यहाँ पे अपन लोग को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। मुझे तो लग रहा है अब ये रहने ही नहीं देंगे अपन को, है ना। अपन में तुम लोग भी आते हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी अब फैमिली हो गए हो बायोमन की। क्या हो गए हो, देखो अगर तुमने मेरे से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, 1 शॉट वीडियोस देखा ये, तो बच्चे तुम मेरे स्टूडेंट हुए, ठीक है, स्टूडेंट हुए हमेशा। तो देखो हमेशा कभी भी अपने आप को ना इतना ज़्यादा टैलेंटेड, ज्ञानी, ये सब चीज़ें मत समझना, नहीं ज़िंदगी में आगे नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें एक बड़ी सफलता पानी है, ठीक है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है जो वास्तव में रियलिस्टिक में बड़ी हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा लोगों की बातें सुननी होगी, ठीक है। सुनने की आदत डालो, ठीक है। और वैसे भी अगर मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हें तमाचा मारूंगा, तुम्हें लोगों को पता ही है ना, तमाचा खूब मारूंगा पीट पीट के, है ना। देखो क्वेश्चन में तेरे टी तथा बी, टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ होता है। बिल्कुल सिंपल पूछ लिया, ये होता है हमारा बोन मैरो में। अबे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा है, मुझे बताने में यार शर्म आ रही, सच में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने में मेरे को शर्म आ रही है ना। टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। जब उसका जो बी लिम्फोसाइट होती है उसका परिपक्वन लिम्फोइड टिश्यू के अंदर चला जा रहा है, टी का, ठीक है। देखो टी और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा के अंदर होता है। ये भैया बनते तो अस्थिमज्जा के अंदर है, बोन मैरो के अंदर, लेकिन देखो जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इनका जो परिपक्वन होता है ना, मतलब ये अपनी जो परिपक्व अवस्था में आती हैं तो कहाँ चली जाती हैं, वो लसिका ऊतक लिम्फोइड टिश्यू के अंदर चली जाती हैं। और तथा बी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है तो वो होता है थाइमस ग्रंथि के अंदर बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। क्लियर है। चलो अब चलते हैं अपन लोग आगे। आगे क्या है, आगे है कि एलर्जन क्या होते हैं। एलर्जन क्या होते हैं, एलर्जन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहते हैं। अरे यार बिल्कुल सिंपल, बताना ही नहीं चाहिए था मुझे। एलर्जन क्या होते हैं, जो हमें एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, सच में देखो जैसे मैं ये हूँ, है ना, मज़ा ले लो मेरा तुम लोग, है ना। क्लास तो किए, 1 शॉट वीडियोस तो देखे ही हो, है ना, तो मज़ा ही ले लो इधर ही। एलर्जन क्या होते हैं, जैसे मैं ये हूँ, अबे हाथ सीधा है ना, मैं समझना नहीं, पीट दूंगा, हाथ सीधा है मेरा, इधर भी ऐसे भी सीधा, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ। देखो एलर्जन क्या होते हैं, अब मेरे को है भैया धूल से एलर्जी, है ना। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो ऑलवेज वियर मास्क, ठीक है, विदाउट मास्क मैं बाहर नहीं निकलता, है ना। और अगर बाहर मैं गया मार्केट में कहीं पे मैं गया, सामान लेने गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या, जब मैं आऊँगा तो पहले मैं हाथ धुलूँगा, मुंह धुलूँगा, मतलब मेरे को लगेगा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई है ना। तो वो जो धूल के कण हैं वो हैं एलर्जन। और अगर किसी चीज़ को ना परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ को किसी सुगंध से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ को किसी पौधे से एलर्जी हो जाती है, तो वो जो पौधा होता है वो एलर्जन होता है, ठीक है। और किसी चीज़ को किसी व्यक्ति से एलर्जी होती है तो वो जो व्यक्ति होता है ना वो एलर्जन होता है। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख कीजिए। भैया स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अगर इनका नाम आता है तो तुरंत एक चीज़ का नाम आता है, वो आता है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से पाई जाती है, और ये क्या है, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है ना। ये क्या है, एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक है, ठीक है, सबसे पहली बात। क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 ने
में पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। सोचो, पेनिसिलिन की खोज प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये खोज हुई थी, और ये खोज एक सेरेंटिपिटी खोज ही, मतलब एक अकस्मात खोज हो गई थी। ठीक है, पेनिसिलिन अगर पूछा जाए कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना। कहाँ से? पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होती है। क्लियर है? इसका मुख्य उपयोग निमोनिया रोग के उपचार में किया जाता है। पेनिसिलिन का मुख्य उपयोग कहाँ पर? न्यूमोनिया रोग के उपचार में किया जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना 16 नंबर, पढ़े तो नहीं होगे, है ना। एस्केरिस के लार्वा में कितने तकोत्पतन होते हैं, है ना। तो इसके बाद 4 होते हैं, है ना, माउल्ट बोलते हैं ना। तो एस्केरिस के लार्वा में 4 तकोत्पतन माउल्टिंग होते हैं। ठीक है। 17 नंबर क्या है? स्तनपान करने वाले बच्चे बोतल के दूध पीने वाले बच्चों से ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, क्यों? जो स्तनपान करने वाले बच्चे होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था, जब माँ के अंदर जो लैक्टेशन पीरियड होता है ना, जो लैक्टिक एसिड उसको अपनी माँ से मिलता है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, अगर मदर से मिलेगा तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे एंटीबॉडी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एंटीबॉडी, बहुत ढेर सारी इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज़ उसके अंदर, बच्चे के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है। तो स्तनपान करने वाले शिशु को माता से उन्हें पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, बच्चे की प्रतिरक्षा करते हैं। ठीक है। जो माता का दूध पीते हैं ना बचपन में, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ठीक है। फिर देखो, इस प्रकार से रसायन पशुओं, गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अतः ये अनेक रोगों से प्रति अधिक सुरक्षित होते हैं ना। जो डिब्बा वाला दूध पिएगा ना, तुरंत बीमार हो जाएगा पगलवा, है ना। जो माँ का दूध बचपन से पी रखा है ना, उसको तो भैया कोरोना वायरस भी मात दे देगा, है ना। कोरोना वायरस को भी वो मात दे करके चला आएगा, हंसते खेलते। क्या हो गया? देखो फिर बोल रहा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभेद करना है, कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखो, शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं शरीर में होता है। ठीक है। तो जो शरीर की प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है? वो सक्रिय होती है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो स्वयं शरीर करता है। ठीक है। और जो निष्क्रिय होती है ना, निश्चेत या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी तैयार कर दिए जाते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, पैसिव इम्यूनिटी, इसके लिए जो एंटीबॉडी होते हैं ना, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, है ना। एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो पहले से ही क्या होते हैं? पहले से ही वो मेड रहते हैं ना, पहले से ही वो बने रहते हैं। अब बस वो देखते हैं, इंतज़ार रहते हैं कि एंटीबॉडी इंतज़ार में रहता है कि यार काश यार ये वाला हमारा एंटीजन अगर प्रयोग, एंटीजन है ना, एंटीजन अगर बॉडी के अंदर प्रयोग करे था, मारना शुरू, देखे नहीं कि ये एंटीजन घुस आया, तुरंत एंटीबॉडी एक्टिव हुई, अपने मन से उसको मार दी, कोई किसी से पूछताछ नहीं, तुरंत उसे मार दी। उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बताओ भैया, यहाँ पे मेरा रिवीजन हो रहा है बहुत, वहाँ पे मैंने तुमको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर थाइमस ग्रंथि निकालोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बचपन में थाइमस ग्रंथि बड़ी होती, लेकिन जब बड़े एडल्ट होते जाते हो थाइमस ग्रंथि छोटी सी हो जाती है ना, हार्ट के पास में पाई जाती है। देखो, थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट्स बनता है ना। थाइमस ग्रंथि के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ये लसिका अंगों जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथियों, पेयर के गुच्छों, ठीक है, आदि में पहुंचते हैं। ठीक है। थाइमस के हार्मोन्स लिम्फोसाइट को जीवाणुओं तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को, है ना, लिम्फोसाइट्स को, है ना, प्रतिरोधी करने के लिए, जीवाणु प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। फिर देखो, ये हार्मोन्स सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। जो थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, वो सुरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, स्थापित करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। शरीर में एक बार प्रतिरक्षी बनने पर प्रतिरक्षा सदैव
जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो सदैव बनी रहती है। अगर शरीर में एक बार आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी जो है ना, वो हमेशा आपकी जो है रक्षा करती रहेगी, है ना, हमेशा वो आपकी रक्षा करती रहेगी। फिर देखो, थाइमस ग्रंथि को निकाल देने पर प्रतिरक्षा क्षमता अर्थात प्रतिरोधी संस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर थाइमस सोचो निकाल दोगे तो इतना ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान कर रही है हर जगह से, तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा, है ना। तो ग्रंथि को निकालने को नहीं, अगर कोई निकालने को बोले उसको पीट के भगा दो, निकालने को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों के नाम लिखिए। किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों के नाम, पहला तो अपना ले लो कोकीन, दूसरा है एम्फीटेनामाइड, ठीक है। कोकीन हो गया, एम्फीटेनामाइड, कैनाबिनाइड्स हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, ये क्या हो गया, ये उत्तेजक हो गए, ठीक है। आगे चले, है ना। नसों का खदान है अपने पास, है ना, कितने नशे करेगा बता। प्यार में जब लोग पागल हो जाते हैं तब वो नशे का सहारा लेते हैं ना। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नामांकन चाहिए है ना। प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट्स होता है ना, जो प्लाज्मोडियम होता है उसके छोटे छोटे वो स्पोर के रूप में ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। वही मॉस्कीटो के अंदर घुस जाता है, फिर वही जाकर के रोग को फैलाता है। तो ये है पूरा स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। देखो, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट से, इसको भैया बड़ा करके देख रहे हैं, इसके अंदर पाया गया अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर भाई देखो माइटोकॉन्ड्रियन पाया गया एनर्जी प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक पाया गया और स्रावी कोशिका अंग पाया गया, इसके अंदर पेलिकल पाया गया, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई गई और इसके अंदर शीर्ष टोपी पाई गई, ठीक है। ये केंद्रक के अंदर, इसी के अंदर पूरा मतलब पूरा खेल होता है, यहीं से, है ना, यहीं से अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, हैं? टाइफाइड बुखार किससे, साल्मोनेला टाइफी बताओ, इतना मतलब सच में रटा हो गया यार तुम लोग को। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, पहली बार टाइफाइड समझ लो, टाइफाइड एक जीवाणु से होता है ना, विषाणु से नहीं होता। किससे होता है, जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। क्लियर है। चलो आगे देखो, ओपियाइड्स पर टिप्पणी लिखो। ओपियाइड्स पर टिप्पणी लिखो, 2020 में पूछा गया और ये सच में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओपियाइड्स क्या होते हैं, ये ड्रग हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा जठरांत्र पथ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों रिसेप्टर से बंध जाते हैं, है ना। ओपियाइड्स जो होता है वो एक बार जब इसको प्रयोग कर लेते हो तो वो केंद्रिका तंत्र के अंदर जाता है और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जाता है और जो बंद पड़े रिसेप्टर्स को वो जगा देता है ना, बंद पड़े ग्राहियों को वो जगा देता है, ठीक है। ये होते हैं ओपियाइड्स। स्मैक या हीरोइन के नाम से जाने जाने वाला पदार्थ रासायनिक रूप से डाईएसिटिल, ठीक है, मार्फिन है, जिसको हम लोग जानते हैं ना स्मैक बोलते हैं ना, हेरोइन बोलते हैं ना, हेरोइन, ड्रग्स स्मगलिंग, है ना, हेरोइन। ये जो इनका केमिकल फार्मूला होता है ना, वो होता है डाईएसिटिल, है ना। अभी आप लोग जानते हो, बोलते हैं ना सब लोग कि बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा होता है ना, बॉलीवुड के सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना। अभी शाहरुख खान के बेटा पकड़ा गया है ना, नशेड़ियों की लिस्ट में आया है वो भी ड्रग्स लेते हुए। तो उसको क्या, और ये समीम वान खेड़े करके ऐसे कुछ थे, है ना, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है, सोचो। तो डाईएसिटिलिन मार्फिन है, जो अवसाद जिसको बोलते हैं डिस्पेरेंट्स है, ठीक है, तथा शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है। शरीर के जो कार्य होते हैं ना उनको बहुत धीमा कर देता है, बिल्कुल कंफर्ट में डाल देता है। वाह बेटा तेरी ज़िंदगी बहुत हसीन है, ऐसे कर देता है ना, तेरी ज़िंदगी बिल्कुल रंगीन है, तू इस सृष्टि का किंग है बेटा, है ना। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मतलब राजाओं वाली उसको फील आता है, फिर बोलेगा वाह मैं तो राजा हूँ, आई एम किंग ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ऐसे कुछ फीलिंग उसके अंदर आने लगती है, मतलब कतई फीलिंग्स जोरदार हो जाती है ना। फिर आओ, एंटीजेंस पूछ रहा है ना, क्या होता है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया बताओ एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो वहाँ पे अगर तुमसे एंटीजन के बारे में अलग पूछे तो लिख देना, एंटीबॉडी के बारे में अलग पूछे तो लिख देना, और अगर इसमें डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे तो उसको भी लिख देना, ठीक है। देखो, एंटीजन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं।
एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन जब घुसता है घर पे तो एंटीबॉडी बोलते हैं अच्छा चाचा तू आ गया, अब मैं बिल्कुल है ना, मतलब बिल्कुल वो फुल एनर्जी में आ जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन को कूटने लगता है, मारने लगता है। ठीक है, अब देखो ये अमीनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तथा इनमें एक या अधिक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर एक या एक से अधिक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एंटीजेन। एंटी मतलब बाहर का, जेन मतलब आदमी, बाहर का आदमी अंदर घुसा है तो एंटीबॉडी खड़ी हो गई, अबे चाचा इधर आ जा, है ना। देखो एंटीबॉडी 2 या 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, तो एंटीबॉडी 2 या फिर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है और प्रायः प्रोटीन ही होती है। और क्या होती है, और ये प्रायः प्रोटीन होती है, जो एंटीबॉडी होती है प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये एंटीजेंस या अन्य पदार्थों की उत्तेजना के बाद ये बनती है ना। जब देखो, जब हमारे अंदर ये जो टीका लगता है ना, टीका बोलते हैं, टीका लगवा ले, वैक्सीन लगवा ले, है ना, बोलते हैं ना वैक्सीन लगवा ले। इससे होता क्या है, कभी सोचे हो? वैक्सीन से होता ये है कि वैक्सीन में, जैसे वैक्सीन तुम्हें दिया गया कोरोना का, ठीक है, कोरोना का, तो तुम्हें कोरोना के घटिया किस्म वाले जो कोरोना के जीवाणु हैं उनको प्रवेश करवाया गया, कहाँ पे, तुम्हारे बॉडी के अंदर। ये देखो सुई से प्रवेश करवा दिया। अब तुम्हारे बॉडी ने देखा कि अच्छा चाचा ऐसा करके कोई कोरोना होता है। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हुई, एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, एंटीबॉडी। अब उस कोरोना को मारने के लिए तुम्हारे शरीर में बनी एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, वो होती है प्रोटीन। अब वो बन गई, वो कोरोना को तो मार दी क्योंकि वो कमज़ोर था। अब जब दूसरा असली वाला कोरोना तुम्हारे अंदर प्रवेश किया तो एंटीबॉडी देखी, अच्छा बेटा अभी 4 दिन पहले तो तू आया था, है, हाथ में सिरिंज इंजेक्शन लगवा करके आया था, अब सांस से आ रहा है, छुप के खेल रहा है। एंटीबॉडी फिर गई, तुरंत फिर उसे मार दी, है ना। तो एंटीजन, ये कोरोना क्या है, ये कोरोना एंटीजन है, बार बार बिन बुलाए मेहमान है ना, बार बार घुस रहा है। तो अब फिर एंटीबॉडी उसको कूट के भगा दी। देखो यहाँ पे मैंने बताया, पूछा टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी बोल रहा है एस्कैरिस और हाथी पाँव पर, है ना। तो एस्कैरिस क्या होता है, तो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड से फैलता है। ठीक है, और ये दूषित जल, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी, है ना, कम स्वच्छता के कारण होने वाला ये रोग होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, पतले दस्त, न्यूमोनिया, उदरसूल, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया। ठीक है, कभी कभी मूर्छा, मतलब बढ़िया अचानक से गिर जाना, अनिद्रा, ज्वार, उड्डुक, पुच्छ, शोध, है ना, जो भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है, मतलब अपेंडिक्स हो जाता है, वमन मतलब उल्टी आती, आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, शरीर में प्रोटीन की कमी होने से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जिसको एस्कैरिस हो जाता है उसके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड सारी प्रोटीन को हरण कर लेता है, सारी प्रोटीन को खा लेता है। प्रोटीन किससे होती है, अमीनो एसिड से होती है, तो सारी अमीनो एसिड को एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ले लेता है, जिसके कारण से शरीर की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ख नंबर क्या है, हाथी पाँव, फील पाँव लोग, एलिफेंटियोसिस या फिर फाइलेरियासिस, है ना। देखो जो हाथी पाँव और फील पाँव रोग है इसके बारे में देख लो। तो हाथी पाँव या फील पाँव, एलिफेंटियोसिस, हाथी पाँव अभी बताया था पहले पिछले ही। वुचेरिया बैंकोक्राफ्टी होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है और ये क्या करता है, लसिका तंत्र, पैरों में सूजन, उदर व जननांगों में सूजन। ठीक है, विशेषकर निचले उदर भाग का बढ़ना, है, निचले उदर गुहा भाग जो होता है उसका बढ़ जाता है, स्क्रोटम वगैरह बड़ा हो जाता है ना, वही होता है वुचेरिया बैंकोक्राफ्टी। ठीक है, वुचेरिया बैंकोक्राफ्टी। फिर आओ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्यसन से आप क्या समझते हैं। देखो 2020 के अंदर पूछा गया, व्यसन क्या होता है। ठीक है, और प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए, है ना। जो नशीले पदार्थ हैं उनका नाम और प्रभाव का वर्णन करना है। क्लियर है। देखो तो व्यसन क्या होते हैं, किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, जोखिम उठाने, उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा उन्हें ड्रग्स और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करती है ना। जो भैया देखो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रेन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें हम भी नहीं थे, हम भी थे। ठीक है, हमारे अंदर भी प्राकृतिक जिज्ञासा, जानने की इच्छा थी, जोखिम उठाना, है ना, खतरों से लड़ाई करना। इस कॉलेज वगैरह में अपने कॉलेज टाइम में बहुत लड़ाई किया करते थे ना, गुंडे टाइप के थे। इसके बाद उत्तेजना, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्तेजना है। ठीक है, उत्तेजना के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें, देखिए उम्र है,
हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोन्स अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे ना ड्रग्स का सेवन करने के लिए सोचते हैं, गुटखा पान का खाने के लिए सोचते हैं, सिगरेट पीने का सोचते हैं, एल्कोहल पीने का सोचते हैं, उससे अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है, अब देखो, किशोर ड्रग्स और एल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखते हैं, है ना, उससे वो लाभ देखते हैं। ठीक है, पहली बार किशोर इनका प्रयोग जिज्ञासा के कारण करते हैं, परंतु बाद में समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए इनका उपयोग करने लगते हैं और इसी को व्यसन बोलते हैं। देखो, जब एक बार वो ड्रग्स लेता है, समझो ये क्रिया कैसे होती है। ये व्यक्ति है, इसने यूज़ किया ड्रग्स। जब ये ड्रग्स किया तो इसके दिमाग के अंदर, इसके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो ड्रग्स वाले जो रिसेप्टर थे ना, ड्रग्स वाला कमरा था ना, वो बंद था। और जब तक बंद था तो उसमें कोई नहीं जाता था। और जब ये ड्रग्स लिया तो उसको कमरा खोलना पड़ा, भैया करे खोल बे, ड्रग्स आया, भर इसको दिमाग के अंदर, खोल दिया ड्रग्स कमरा। अब वो कमरा खुल गया तो भैया आना जाना बना रहेगा। फिर वो ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि भैया उसको ले ना, वो ड्रग्स वाला। फिर तुम जाओगे कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ घूमोगे, ड्रग्स को लोगे, है ना, एल्कोहल पी लोगे एक बार, दोबारा से फिर तुम्हारा ब्रेन बोलेगा। और जो चीज़ अगर दिमाग तुमसे बोल रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ हरमपंथी जरूर है ना, उसमें कुछ बदतमीजियाँ जरूर हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, रिसेप्टर जगवा देता है ना। दरवाजा वाला बिल्कुल समझ लो, दिमाग के अंदर ऐसे रिसेप्टर होते हैं, अगर वो जग गए तो वो बार बार तुमको सिग्नल देंगे, है ना, सिग्नल देंगे, बोलेंगे जा भैया उसको लेके आओ। प्रमुख नशीले पदार्थ अथवा इसी को व्यसन बोलते हैं। व्यसन समझ गए ना, इन्हीं का उपयोग बार बार करते रहते और इन्हीं का वो सामना करते हैं, इनसे मतलब बिल्कुल से वो जूझ जाते हैं, या फिर मरने वरने का सोच लेते। तो ये सब देखो पहले ही नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब पहले ही नहीं करना चाहिए। तो देखो, सामान्यतः जिन ड्रग्स का प्रयोग होता है वो निम्न होते हैं। पहले हो गया ऑपियोइड्स, है ना, कैनाबिनाइड्स। देखो पहले ऑपियोइड्स के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, ऑपियोइड्स क्या करते हैं। ऑपियोइड्स के बारे में यार अभी देखे थे तुम लोग, है ना, ये देखे थे यार। स्मैक और हीरोइन क्या होते हैं, डाईएसिटिल मॉर्फिन है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एक गंधहीन होते हैं। ठीक है, तीखा रवेदार यौगिक होता है, यह मॉर्फिन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो स्मैक या हीरोइन होता है किससे प्राप्त होता है, मॉर्फिन से। ठीक है, अब मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, मैंने बताया था पोस्त के पौधे के लैटेक्स से प्राप्त होता है। बताओ, बताया था ना, पढ़ाया था ना, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, वो पोस्त के पौधे के लैटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, और हीरोइन एक अवसादक यानी कि डिप्रेस्ड होता है, जो शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है ना, डिप्रेसेंट होता है, जो मतलब अवसादक होता है, बिल्कुल शरीर को मंद कर देगा, धीमा कर देगा, तुम्हें राजाओं वाली फील कराएगा। ठीक है, देखो अब आगे क्या है, कैनाबिनाइड्स। तो कैनाबिनाइड्स क्या होता है, ये ड्रग मस्तिष्क की कैनाबिनाइड ग्राहियों से क्रिया करते हैं, है ना। देखो, मस्तिष्क की कैनाबिनाइड्स ग्राहियों, है ना, मतलब कि कैनाबिनाइड्स के रिसेप्टर्स हैं, कैनाबिनाइड्स को ग्रहण करने वाले, जो हम खाते हैं ना, उसको ग्रहण करने के लिए दिमाग के अंदर वो है, सिग्नल है। तभी तो हम सोच के बोलते हैं भाई चल सेब खाना है, मेरे को गुटखा खाना है, मेरे को सिगरेट पीना है, तभी तो बोलते हैं, है ना। देखो ये सब चीज़ें देखो पहले से इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर रिसेप्टर अगर एक बार जग गए तो इनको सुलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर लोग इसमें फंस जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये ड्रग्स मस्तिष्क की कैनाबिनाइड्स ग्राहियों से क्रिया करते हैं, और ये ड्रग्स भांग, है ना, कैनाबिनाइड्स सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होते हैं। कैनाबिनाइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये भांग के पौधे से पुष्पक्रम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भांग का पौधा होता है उसके पुष्पों, पत्तियों, रेजिन्स के विभिन्न संयोजन से भांग से ही अपना हशीश, गांजा, मैरिजुआना बनाने के काम आते हैं, है ना। गांजा हो गया, हशीश हो गया, मैरिजुआना जानते हो, जो पहले हुक्का वगैरह में है ना, हाथ से पीस करके ऐसे करके लगा करके डाला जाता है, उसको मैरिजुआना बोलते हैं। ठीक है, ये हृदय वाहिका तंत्र, है ना, ये जो हृदय वाहिका तंत्र होती है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना, उसको ये प्रभावित करते हैं। कौन, कैनाबिनाइड्स। ठीक है, कैनाबिनाइड्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कोका एल्कलाइड क्या होते हैं, तो देखो कोका एल्कलाइड या कोकेन, ठीक है, कोकीन या कोकेन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कोका पौधे से प्राप्त होते हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो चित्र भी दिखाया होगा शायद। ठीक है, तो ये कोका पौधे से प्राप्त किया जाता है और यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है
है ना, पढ़ाया था इसको। ये कहाँ का पौधा है, तो ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। और ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है उसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है और कोकीन की अधिक मात्रा में विभ्रमक हेलुसिनेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़िया हेलुजिनेशन हो जाएगा ना, विभ्रामक हो, बोला गया तू 4 दिख रहा है यार मेरे को, तू तो 8 दिख रहा है मेरे को, जबकि वो है वास्तव में रियल में 1, लेकिन उसको हेलुजिनेशन हो रहा है, सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, विभ्रामक भ्रम उत्पन्न हो रहा है ना। ये क्या है भैया, वुचरेरिया वेनोक्राफ्टी, इसको पढ़ लो अब तुम लोग। फील पाँव हाथी पाँव रोग क्या है बताओ। सच में इतना पढ़ाते पढ़ाते गला दर्द करने लगा। तुम लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैराथन क्लास है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ठीक है, बस ये लास्ट बचा अपना। हाथी पाँव फील पाँव पर टिप्पणी 2020 के अंदर अगर पूछा जाएगा, मैंने इसको बता दिया, इसको फाइलेरियासिस बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं, हाथी पाँव फील पाँव बोलते हैं। ठीक है, और ये रोग वुचेरेरिया वेनोक्राफ्टी के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कृमि का प्रथम परपोषी मनुष्य होता है। ठीक है, इस जो कृमि होता है वो प्रथम परपोषी मनुष्य होता है। ठीक है, जिससे यह वयस्क जीवन व्यतीत करता है, मनुष्य के अंदर बैठ करके ये अपना वयस्क जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, इसके वयस्क कृमि लसिकाणु ग्रंथियों या लसिका वाहिनियों में रहते हैं। ये फूलकर हाथों के पाँव के समान छोटे या मोटे हो जाते हैं। ठीक है, हाथों के पाँव जो छोटे मोटे हो जाते हैं तो उसी तरह वो पैर मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और ये रुधिर चूसने वाला मुख्यतः मादा क्यूलेक्स मच्छर के वाहक से फैलते हैं, मादा क्यूलेक्स से ये फैल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जितना भी इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसको तुम आराम से पढ़ लो। ठीक है, आराम से पढ़ लो। और ये जो आपकी आज की मैराथन क्लास है वो ख़त्म कर दो। ठीक है, मेरा सच में गला दर्द करने लगा, क्लास 10th की अभी मैं क्लास लेकर के बैठा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, अभी जस्ट वीडियो को तुरंत लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से कर दो जी। ठीक है, और ये सभी वीडियोज़ को देखने के लिए, सभी क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए भैया। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं बोल दूंगा टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो लिंक दे देगा। तो ठीक है, तो ऐसा बस ख़त्म करते हैं यहाँ पर लोग, और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।